ये एक प्रॉमिसिंग करियर है, तो आने वाले 10 सालों में इस ब्रांच की डिमांड बहुत बढ़ने वाली है कि क्या मेरे को ये ब्रांच चूज करनी चाहिए कि नहीं। उनमें से जो स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए थे वो थे 27। सो हे गाइस, दिस इज कनिष्क एंड यू आर वाचिंग इम्प्रो अड्डा। सो यार, इस वीडियो में हम आपको इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के बारे में सब कुछ बताएंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आप अच्छे से जान पाओ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के बारे में और इसका आगे फ्यूचर में क्या स्कोप रहता है और आपको ये ब्रांच लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोफेशनल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है जिसमें कई सारे टॉपिक्स पढ़ाते हैं, जैसे कि इकोलॉजी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड जियोलॉजी। सो गाइस, इतने सारे टॉपिक्स एक ब्रांच में डालने का एक पर्पस है ताकि आप इन्वायरमेंट की क्वालिटी इंप्रूव कर पाएं। सो गाइस, ये जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है ये पहले सिविल इंजीनियरिंग का ही पार्ट था और इसे हम सैनिटरी इंजीनियरिंग और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के नाम से जानते थे, बट 1980 के बाद इसे एक सेपरेट इंजीनियरिंग ब्रांच में बदल दिया गया जिसे अब हम इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं। सो गाइस, अब बात करते हैं कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का स्कोप क्या है और आपको ये ब्रांच इंडिया में परस्यू करनी चाहिए या फिर नहीं। सो देखो यार, कोई भी ब्रांच चूज करने से पहले ना हमारे दिमाग में दो क्वेश्चन होते हैं कि इसमें कितनी प्लेसमेंट होती है और उसका एवरेज पैकेज क्या जाता है। सो देखो यार, मैं तुमसे एकदम सच बात करूंगा कि लोग इसमें बीटेक करने के बाद एमटेक को ज्यादा प्रेफर करते हैं कि उसके बाद वो एमटेक करते हैं डायरेक्ट प्लेसमेंट लेने के बजाय, क्योंकि उसके बाद उनकी अच्छी प्लेसमेंट के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। सो बेसिकली जो एमटेक डिग्री वाले होते हैं इस फील्ड में वो ज्यादा डिमांड में रहते हैं और उनकी जो मेन जॉब होती है वो होती है इन्वायरमेंटल रिस्क को स्टडी और एनालाइज करना। तो अगर हम इसमें गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब की बात करें तो सीपीसीबी, जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो इसमें इन्वायरमेंटल इंजीनियर्स को हायर करती है, बट उसके लिए आपको यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना होता है। तो गाइस, अब बात करते हैं कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर में इसमें कितनी सैलरी मिलती है, यानी कि सीपीसीबी में आपको कितनी सैलरी प्रोवाइड होती है। तो अगर आपने बीटेक कर रखी है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में तो आपको उसमें बहुत कम सैलरी मिलने वाली है, यानी कि 15 से 30,000 के करीब, बट एमटेक वालों को मिलती है 35 to 50,000 के बीच। और अगर आप प्रोफेशनल है इस फील्ड में तो फिर आपको मिलेगी 75,000 से अबव। तो अब हम इसमें जॉब प्रोफाइल्स की बात करें कि आपको किस तरीके की जॉब मिलेगी, तो उसमें आप बन सकते हैं लीड प्रोजेक्ट इंजीनियर, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग टेक्नीशियन और हाइड्रोलॉजिस्ट, और भी बहुत सारी चीजें, बट लिस्ट काफी लंबी हो जाएगी, तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दी है। सो गाइस, अब बात करते हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और नेगेटिव एस्पेक्ट्स। सबसे पहले फिर स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट से। तो सबसे पहली पॉजिटिव चीज इस ब्रांच की ये है कि ये एक प्रॉमिसिंग करियर है। सोच के देखो कि पॉल्यूशन लेवल तो अब बढ़ ही रहा है और ये बढ़ेगा ही, तो हमें इसके लिए नए सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे। ये एक ऐसी ब्रांच है जिसका अभी बहुत ज्यादा मेरे को फ्यूचर में इसका स्कोप दिख रहा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि पॉल्यूशन लेवल बढ़ रहा है, तो हमें कुछ ऐसे सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे कि हम पॉल्यूशन को कम कैसे करें। तो आने वाले 10 सालों में इस ब्रांच की डिमांड बहुत बढ़ने वाली है और तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम्हें काफी अच्छा पैकेज भी मिलेगा। तो ये तो हो गया इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव एस्पेक्ट। तो यार, इसका मेन नेगेटिव एस्पेक्ट यही है कि गवर्नमेंट सेक्टर में इसकी काफी कम जॉब्स हैं और जो जॉब प्रोसेस होता है वो काफी स्लो है और इसको अभी थोड़ा मॉडरेट या फास्ट होने में काफी टाइम लगने वाला है। तो ये तुम इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट मान के चल। सो यार, अब बात करते हैं कि इज दिस द राइट कैरियर फॉर मी। तो यार, मैं तुम्हें बस यही बताना चाहूंगा कि तुम पैकेज को ध्यान में ना रख के या फिर क्या जॉब मिलेगी ये सब ना सोच के तुम अपने पैशन को फॉलो करो इसमें। अगर तुम्हें इंटरेस्ट है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में या फिर इन्वायरमेंट से रिलेटेड स्टफ में तो तुम्हें इसे जरूर परस्यू करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि इसका आगे फ्यूचर में भी काफी स्कोप होगा। बट अगर तुम सिर्फ इसे पैकेज के लिए कर रहे हो तो हो सकता है तुम काफी डिसअपॉइंटेड हो इस चीज से कि अभी इसका इतना ज्यादा पैकेज नहीं है और गवर्नमेंट सेक्टर में भी इसकी कुछ खास सैलरी नहीं है। तो देखो यार, किसी भी ब्रांच को लेने से पहले ना उसको अच्छे से जान लो और तुम अपने पैशन को भी जान लो कि तुम उसमें कर पाओगे या नहीं। ये नहीं कि यार तुम सोचो कि ये मुझे को डीटीयू में मिल रही है या फिर किसी अच्छे आईआईटी में मिल रही है तो मेरे को ले लेनी चाहिए, भले ये लोअर ब्रांच क्यों ना हो। देखो यार, क्या होता है कि ये इंपॉर्टेंट है कि तुम कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हो, बट ये इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम बिल्कुल ही लोअर ब्रांचेस ले लो या फिर ऐसी ब्रांच ले लो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है। मैं इसे एकदम लोअर ब्रांच नहीं कह रहा, इसका कट ऑफ कम जाती है बट इसका स्कोप भी काफी ज्यादा है। मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम जो भी डिसीजन लो अपना अच्छे से सोच समझ के और उसके बारे में अच्छे से पढ़ के। जैसे कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें क्या क्या आगे क्या पढ़ाया जाएगा, इसका कोर्सेज क्या है और इसका क्या स्कोप है, जैसे इस वीडियो में हम बता ही रहे हैं। तो इस सबको अच्छे से पढ़ के तुम अपनी ब्रांच लो। बाकी यार, ये तुम्हारा डिसीजन है अगर तुम लेना चाहो, बट मेरा सजेशन ये है कि तुम कॉलेज को प्रेफर ना करो बल्कि अपनी ब्रांच को प्रेफर करो। अगर तुम्हें कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है, तुम्हें ये डीटीयू में इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग मिल रही है और तुम इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग लोगे तो उसका फायदा क्या है, तुम्हें अलग से कोडिंग ही करनी पड़ेगी। एक तरीके से ये तुम्हारी कोर ब्रांच में प्लेसमेंट नहीं लगेगी। अगर इसके बारे में अच्छे से सोचना कि तुम्हें कौन सी ब्रांच लेनी है। सो गाइस, ये तो हो गई इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। बट अब मेरा दोस्त विपुल आपको D2 के रेफरेंस में बताएगा कि इसकी प्लेसमेंट कितनी जाती है और इसका कोर्स क्या है और उसके मेन कोर्स सब्जेक्ट्स के बारे में वो आपको समझाएगा। तो अब मेरी जगह यहाँ पे विपुल होगा, तो इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक जरूर देखना ताकि आप और अच्छे से जान पाए कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में आखिर होता क्या है।
सो मेरा नाम है विपुल सिंह और मैं फर्स्ट ईयर डीटीयू का स्टूडेंट हूँ। तो अब आगे की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि डीटीयू में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को लेके क्या स्कोप है एंड उसमें क्या पढ़ाया जाता है। तो सारे कोर सब्जेक्ट्स के बारे में हम जानेंगे कि आपको अगर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग डीटीयू से परस्यू करना है तो आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि क्या मेरे को ये ब्रांच चूज करनी चाहिए कि नहीं। और उसी के साथ साथ हम ये जानेंगे कि डीटीयू में प्लेसमेंट्स कैसी हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को लेकर और कितनी आपको कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है। सो लेट्स मूव ऑन टू द पीडीएफ। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लेसमेंट स्टार्ट्स के बारे में, जो कि डीटीयू का है 2018-19 का। तो 2018-19 में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए टोटल ऑफर्स आए थे 38 और उनमें से जो स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए थे वो थे 27 और जो हाईएस्ट पैकेज गया था वो था 16 LPA का। ये आपको टेक में भी मिल सकता है, ये आपको नॉन टेक में भी मिल सकता है बेस्ड अपॉन योर इंटरेस्ट। आप कोडिंग से भी ये एक जॉब क्रैक कर सकते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर ब्रांच। तो अब जान लेते हैं कि टॉप कंपनीज कौन कौन सी है अगर आप एज एन एनवायरमेंटल इंजीनियर अपना करियर को परस्यू करना चाहते हो। तो सबसे बेस्ट तो यही होता है गवर्नमेंट जॉब। आपके घर वाले भी आपको यही रिकमेंड करेंगे कि गवर्नमेंट जॉब लग जाए आपकी। तो गवर्नमेंट जॉब में सबसे बेस्ट है CPCB, ये A नहीं है B है, और CPCB के फुल फॉर्म है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो इस गवर्नमेंट जॉब को क्रैक करने के लिए आपको UPSC का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद फर्दर आपके इंटरव्यूज क्लियर करने पड़ेंगे, तो वहाँ से आप ये जॉब क्रैक कर सकते हो। अब बाकी के देख लेते हैं जॉब। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट नहीं है तो ये कुछ प्राइवेट एंड सेमी प्राइवेट कंपनीज हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो और आपको बहुत ही अच्छा खासा सैलरी पैकेज ऑफर हो जाएगा यहाँ पे, जैसे AECOM, प्रीवी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, मैकटेक, UEM ग्रुप, ये सारी कंपनीज में आपको अच्छा खासा एक पैकेज मिल जाएगा। तो प्लीज़ एक बार रिसर्च जरूर कर लेना। तो अब बात करते हैं कोर्स करिकुलम या फिर सिलेबस DTU के रेफरेंस में। तो मैं DTU का स्टूडेंट हूँ तो वहाँ के कोर्स करिकुलम के बारे में मैं आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से बेटर वे में बता सकता हूँ। तो अगर आपने अपना मन बना लिया है कि मेरे को अपनी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में ही अपना करियर परस्यू करना है, तो ये आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में होता क्या है, वहाँ पे पढ़ाया क्या जाता है, ताकि फ्यूचर में आप ये रिग्रेट ना करो यार कि उस टाइम मेरे को पता होता है कि क्या पढ़ाया जा रहा है, तो मैं उसी टाइम चेक कर लेता कि क्या ये चीज़, ये टॉपिक्स मेरे को, ये सब्जेक्ट्स मेरे को समझ आ रहे हैं कि नहीं, उसी टाइम मैं डिसीजन ले सकता था। तो इस सेक्शन में मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगा कि आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, आपका क्या क्या सिलेबस रहेगा, इन सब के बारे में एक थोड़ा मोटा मोटा आइडिया दे दूंगा। बाकी इन सब्जेक्ट्स के बारे में, टॉपिक्स के बारे में आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप एक थोड़ा ब्रीफ व्यू ले सकते हैं अपने सब्जेक्ट्स के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको यार सॉइल मैकेनिक्स, GIS एंड रिमोट सेंसिंग, और ये आपका हो गया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल हाइड्रोलिक्स, वाटर इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल्स, मेटलर्जिकल, माइनिंग, ऑटोमोबाइल एंड एनर्जी सेक्टर इंडस्ट्रीज, इन सब के लिए आपको प्रिपेयर किया जाएगा। ये 4 साल इंजीनियरिंग में आप ये सब्जेक्ट्स, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आप पढ़ोगे। तो यार एक चीज़ और बता दूं कि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग जो था वो सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट था। 1980s में सिविल इंजीनियरिंग से अलग हुआ है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इसलिए उसके कुछ कुछ टॉपिक्स सिविल इंजीनियरिंग के वो आप इसमें एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में भी पढ़ोगे, और उसी के साथ साथ आप फिजिक्स भी पढ़ोगे, थोड़ी बहुत बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के नाम पे, एंड केमिस्ट्री पढ़ोगे। ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे, इन सभी के कंसेप्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे ताकि फ्यूचर में आप एक बेटर सोल्यूशन प्रोवाइड कर सको एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि आप सभी जानते हो कि पोल्यूशन कितना बढ़ रहा है और आगे जाते जाते भी पोल्यूशन कितना बढ़ जाएगा जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा। तो फ्यूचर में कंपनीज भी यही चाहेंगे कि यार एक इनोवेटिव आइडिया हो कि हम साथ में काम भी करते ना और पोल्यूशन भी कम हो। तो आगे जाके इस ब्रांच की मेरे ओपिनियन में ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने वाली है और बहुत ज़्यादा हाई पैकेजेस मिलने वाले हैं लोगों को। तो यार अब आपको आइडिया हो चुका है कि क्या क्या पढ़ाया जाएगा 4 साल में। आप एग्जैक्ट एकदम सब्जेक्ट्स जान लेते हैं कि आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे। तो टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ईयर DTU में आपको सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, यानी कि सभी ब्रांच के सब्जेक्ट्स मोटे मोटे, ताकि आपको एक्सपोजर मिल जाए कि उस ब्रांच में क्या होता है या फिर इस ब्रांच में क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपको थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ाएंगे, आपको बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आइडिया दे देंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट्स का आपको एक्सपोजर मिल जाएगा अच्छा खासा, कि आपको मोटा मोटा आइडिया हो जाए कि आखिर इस ब्रांच में क्या होता है, इस ब्रांच में क्या होता है। तो अब डायरेक्ट जंप करते हैं थर्ड सेमेस्टर पे, जब आपकी ब्रांच रिलेटेड पढ़ाई स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले आपको पढ़ाया जाएगा बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन आप जानते हैं सिविल का सब्जेक्ट हो गया। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, इंजीनियरिंग एंड एनवायरमेंटल सर्वेइंग, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी, इंजीनियरिंग एनालिसिस एंड डिज़ाइन। तो देखा आपने कि आपकी फिजिक्स भी कवर हो गई, आपकी केमिस्ट्री भी, आपकी थोड़ी बहुत बायो भी इसमें कवर हो गई थर्ड सेमेस्टर में, इनके टॉपिक्स में। और फाउंडेशन इलेक्टिव 3 में यार आपको
को करिकुलर सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं। फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल साइंस हो गई, स्पोर्ट्स हो गया, कोई भी ये आप चूज़ कर सकते हो। 4 सेमेस्टर में आपको 4 ये इलेक्टिव्स चूज़ करने होते हैं। तो अब आते हैं सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में। उस टाइम आपको पढ़ाया जाएगा स्ट्रक्चरल एनालिसिस, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, वाटर इंजीनियरिंग, डिज़ाइन एंड एप्लीकेशन इंजीनियरिंग, जियोलॉजी, GIS एंड रिमोट सेंसिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स, फिजिक्स का पार्ट आ गया। और इलेक्टिव 4 एक नई आपको को करिकुलर सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम करिकुलर एक्टिविटीज़। तो अब आते हैं 5th सेमेस्टर पे सीधा। तो 5th सेमेस्टर में आ गए, यानी कि आपका 3rd ईयर चालू हो चुका है। तो 3rd ईयर का पहला सब्जेक्ट आपका होगा वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन एंड एप्लीकेशन, कि आप वाटर को वेस्ट होने से क्या कैसे कैसे कम कर सकते हो, कौन कौन सी टेक्निक्स आपको वो सारी टेक्निक्स आपको इस सब्जेक्ट में बताया जाएगा, और आप उसको कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो। अब आते हैं कि इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक्स फॉर एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, डिपार्टमेंटल इलेक्टिव कोर्स। तो डिपार्टमेंटल इलेक्टिव कोर्स 1 और 2 लिखा है, यानी कि आपको अलग से सब्जेक्ट्स भी चूज़ करने पड़ेंगे। आपको एक अच्छी खासी लिस्ट दी जाएगी, वो मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ। तो ये है डिपार्टमेंटल इलेक्टिव कोर्स की लिस्ट। डिपार्टमेंटल इलेक्टिव कोर्स 1 और 2 में से इनमें से आपको चुनना पड़ता है, यानी कि 1 से लेकर 6। सॉइल पोल्यूशन एंड रेमिडिएशन, प्लानिंग एंड डिज़ाइन ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग वर्क्स, आप इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। अब मूविंग ऑन 4th ईयर में आते हैं डायरेक्ट, क्योंकि 6th सेमेस्टर में भी ऑलमोस्ट यही है। तो 7th सेमेस्टर में यानी कि 4th ईयर में आपको एक तो प्रोजेक्ट्स आपके स्टार्ट हो जाएंगे, आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, आपकी प्लेसमेंट भी उसी टाइम स्टार्ट हो जाएगी। तो पहला है आपका वही प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, वाइब्रेशन एनालिसिस एंड कंट्रोल ऑफ नॉइस पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट। अब आपको आइडिया मिल गया होगा कि अब इंडस्ट्रियल से रिलेटेड आपकी सब्जेक्ट्स हो गए हैं, कि इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, कि आपको इंडस्ट्रीज़ में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको कैसे कैसे काम करना है, और आपको उनकी नॉलेज मिल गई है अच्छी खासी। और यही है डिपार्टमेंटल इलेक्टिव कोर्स 5, जिसकी मैंने लिस्ट आपको दिखाई थी, और आप या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं PDF की लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अब आते हैं फाइनल सेमेस्टर, यानी कि 4th ईयर में। 4th ईयर में आपको वही एक और प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। जितने आप ज़्यादा प्रोजेक्ट बनाओगे उतने आपके रिज्यूमे के लिए हेल्प होगा, उतनी ज़्यादा जल्दी आपकी प्लेसमेंट लगेगी। और है आपका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड ऑडिट, डिपार्टमेंटल इलेक्टिव कोर्स 6 और 7। आपके 4th ईयर में आते आते आपके सब्जेक्ट्स कम हो जाएंगे, क्योंकि आपकी प्लेसमेंट्स लगनी स्टार्ट हो जाती है। ये है डिपार्टमेंटल कोर्स की लिस्ट जो मैंने अभी आपको दिखाई थी। अब जान लेते हैं कि अगर आपको एडमिशन लेना है DTU में तो क्या क्या सीट मैट्रिक्स है, कितनी सीट्स हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए, एंड आपको कितनी रैंक लानी पड़ेगी अगर आपको DTU में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग परस्यू करनी है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स देखें तो वो है अराउंड 88 थी, और शायद कुछ फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए भी होते हैं जो डासा के थ्रू आते हैं। तो दिल्ली रीजन के लिए हैं अगर आप, तो आपके लिए है 55 सीट्स, एंड अगर आप आउटसाइड दिल्ली रीजन के लिए हैं तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए 13 सीट्स। तो अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की, सबसे मेन चीज़। तो स्टार्ट करते हैं जनरल कैटेगरी के लिए, और फाइनल राउंड 4th की कट ऑफ मैंने यहाँ पे ली है, एंड सब कैटेगरी में मैंने नन चूज़ किया है। ओके, तो 4th राउंड तक जाते जाते दिल्ली रीजन की गई थी कट ऑफ 36,715, और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आउटसाइड दिल्ली रीजन वालों के लिए बंद हो गई थी 11,137 रैंक पे। और अगर आप OBC कैटेगरी के हैं तो आपके लिए ये रैंक जाती है 1,89,000 के आसपास, और आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए 25,000 के आसपास। और अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए है 2,67,000, यानी कि बस पेपर क्लियर भी नहीं करोगे, यानी कि 20-30-40 नंबर भी ले आओगे तो तुम्हारा काम हो गया। तो अब बात कर लेते हैं आउटसाइड दिल्ली रीजन की। तो आउटसाइड दिल्ली रीजन अगर आप SC कैटेगरी हैं तो है आपके लिए 90,332, ST कैटेगरी से है तो हाँ आपके लिए है 7,42,000, एंड फॉर आउटसाइड ST कैटेगरी आपके लिए 2,13,564। अब बात कर लेते हैं जनरल EWS कैटेगरी, ये मेरा मिस हो गया था थोड़ा। तो अगर आप दिल्ली रीजन से हैं और तो अगर आपको एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग परस्यू करनी है तो उसके लिए आपको रैंक एग्रीगेट करनी पड़ेगी 44,918, यानी कि 45 तक अपना मिनिमम टारगेट रखो। एंड अगर आप आउटसाइड दिल्ली रीजन के लिए है तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए आपको लानी पड़ेगी 44,918, सॉरी ये कम है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये एक्चुअली था आपका 20,000 के आसपास, वो मैं करेक्ट कर दूंगा, 20,000 के आसपास था ये। अब बात कर लेते हैं आगे इंस्टीट्यूट्स के बारे में। तो यार इंस्टीट्यूट्स अपार्ट फ्रॉम DTU जहाँ पे आपको ये एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की कोर्स की सबसे अच्छी पढ़ाई मिल जाएगी वो है, तो उस सबसे पहले है IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, यानी कि ऑलमोस्ट ऑल द IITs जहाँ तक भी मैंने इंटरनेट पे सर्च किया वहाँ सब मेरे को सारे IITs में ये कोर्स अवेलेबल मिला।
और NITs के मेरे को टॉप उनमें मिला, टॉप NITs सूरत हो गया, वारंगल, त्रिची, इन सब में मेरे को देखने को मिला था। और बाकी प्राइवेट कॉलेजेस में भी अवेलेबल है। और एक चीज़, अगर आप बीटेक नहीं करना चाहते हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से, लेकिन फिर भी आपका इंटरेस्ट अगर एनवायरमेंट में है, तो आप BSc भी कर सकते हैं एनवायरमेंटल साइंस में। और वो आप कहाँ से कर सकते हैं, वो आप सबसे बेस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी सबसे बेस्ट है उसी चीज़ के लिए। तो यार, अब प्लेसमेंट स्टैट्स वगैरह ये सब तो डिस्कस कर लिया, लेकिन एक चीज़ तो भूल ही गए, फैकल्टी के बारे में। तो फैकल्टी मैंने जितने भी अपने दोस्तों से पूछा जो कि 7th-3rd ईयर में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग DTU से परस्यू कर रहे हैं, उन्होंने भी यही कहा कि फैकल्टी ठीक ठाक है, यानी कि PhD तो मतलब कर रखी है ऑलमोस्ट सभी ने, नहीं कुछ ने PhD कर रखी है, और कुछ की क्वालिफिकेशंस वैसे ही नॉर्मल है। और बाकी वही है कि टीचर्स कितने अच्छे से पढ़ाते हैं। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि जो अच्छे से एकदम पढ़ाते हैं, बच्चों को समझ आ जाता है, और कुछ टीचर होते हैं कि अपनी नॉलेज पास करने में बच्चों को समझ नहीं आता है। तो ये चीज़ आपको हर जगह मिल जाएगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और इंजीनियरिंग ब्रांच भी कवर करें, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि हम कौन कौन सी इंजीनियरिंग ब्रांच अब आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में कवर करें। और यार प्लीज़ 500 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दो हमें। वो सब्सक्राइब और लाइक वाला बटन यार दबा दो कैसे भी। 10 जून से पहले 500 सब्सक्राइबर्स का गोल अचीव करते हैं, चलो। एंड यार एक लास्ट चीज़ ये कहना चाहूँगा कि एनवायरमेंटल साइंस के बारे में, कि यार इसको एज अ लोअर ब्रांच हमें ट्रीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका स्कोप फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। अगर आपका कोई भी डाउट है ना, तो प्लीज़ हेजिटेट मत करना, कमेंट सेक्शन में लिख दो, या फिर हमें इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली हमें मैसेज कर सकते हो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।